हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय सनत सर। आज के इस वीडियो में हम लोग कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि 12th बिजनेस स्टडीज़ का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे सीबीएसई बोर्ड में करीब 2 या से 3 क्वेश्चन कंफर्म आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग बेसिकली क्या है? ठीक है, देखो मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि हम लोग ने जो चैप्टर स्टार्ट किया पार्ट ए बिजनेस स्टडीज़ का, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ठीक है, स्टाफिंग या और भी जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं, ये सारे चैप्टर्स क्या है, एक प्रकार के मैनेजमेंट, जो जितने भी प्रोसेस है तुम्हारा इंटायर मैनेजमेंट प्रोसेस है, ये क्या है, इसका पार्ट है। मतलब किसी बिजनेस को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली चलाने के लिए आपको ये सारे प्रोसेसेस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग भी क्या है, उसी प्रकार का एक फंक्शन है। हर प्रोसेस का अपना एक इंटेंशन होता है, हर प्रोसेस किसी एक डिजायर्ड काम टारगेट को अचीव करने के लिए ही किया जाता है। तो उसी तरीके से कंट्रोलिंग भी क्या है, एक ऑब्वियस सी बात है, किसी न किसी फिक्स्ड टारगेट लक्ष्य को देख के ही किया जा रहा होगा। तो चलो देखते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। देखो हमने क्या किया, बिजनेस स्टडीज के केस में हमने क्या किया, प्लान बना लिया। आपने पता है कि हमने प्लानिंग प्रोसेस जब किया तब हमने क्या किया, प्लान बनाए होंगे। ठीक है, हमने कुछ गोल सेट किए होंगे, टारगेट सेट किया होगा। तो अब टाइम आता है यह देखने का, ठीक है, अब टाइम आता है यह देखने का कि क्या हमारे वो प्लान पूरे हुए कि नहीं पूरे हुए। ठीक है, तो प्लानिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग प्रोसेस बेसिकली एक पार्ट है मैनेजमेंट प्रोसेस का, जिसमें हम यह देखते हैं कि हमने जो भी प्लान बनाए, हमने जो भी गोल टारगेट सेट किए, और जो एक्चुअल में जो काम हुआ वो कितना हुआ, उन दोनों में कितना का डिफरेंस है, कितना गैप है, क्या क्या चीज़ थी जो हम अचीव नहीं कर पाए और क्या क्या था जो हम कर लिए। आखिरकार इसका एक कंपैरिजन तो होना चाहिए ना। मैंने मान के चलो कि मैं कंपनी का मैनेजर हूँ, मैंने अपने स्टाफ को दे दिया, देखो मैंने 1 लाख का टारगेट सेट किया पर डे का, मेरे पास मशीन रिसोर्सेज है, इजीली अचीव हो जाना चाहिए। अब वो लोगों ने क्या 1 लाख अचीव किया कि नहीं किया, आप ये तो चेक करोगे। तो आप क्या करोगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस को क्या करोगे, कंपेयर करोगे, चेक करोगे। ठीक है, इफ देयर इज एनी डिफरेंस और डेविएशन, देन फाइंडिंग द रीजंस फॉर सच डिफरेंस एंड टेकिंग corrective measures or action to stop those reasons so that in future there is match between the actual and planned performance। देखो अब अगर मान के चलो कि तुमने कोई प्लान बनाया था और तुमने एक्चुअल बनाया, अगर दोनों में क्या, अगर देखो अगर दोनों मैच कर जाते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन अगर एक्चुअल और प्लान का डिफरेंस हो गया कि मैंने जो प्लान किया था उससे एक्चुअल काफ़ी कम हो गया हुआ है, तब तो गड़बड़ी है, तब तो डेविएशन है। डेविएशन मतलब होता है चेंज, ठीक है, डिफरेंस, गैप। तो अगर कोई डेविएशन आ गया तो आप क्या करोगे, उस डेविएशन को खोजो कि भाई ये डेविएशन क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हम अचीव कर पा रहे हैं, ये कमी क्यों हो गई, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसके लिए हमको क्या क्या करना होगा। तो यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आता है कंट्रोलिंग का फीचर। देखो कंट्रोलिंग क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैंने आप लोग को एक शॉर्टकट बताया हुआ है जो आप पूरे पार्ट ए में यूज कर सकते हो। कोई भी हर मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, एक गोल ओरिएंटेड है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर प्रोसेस जो भी हम कर रहे हैं उसका कोई ना कोई एक गोल है, उसको करने के लिए कौन, मतलब उसको हम कर रहे हैं क्योंकि कोई एक लक्ष्य है, कोई टारगेट है जो हम उसको अचीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कंट्रोलिंग के केस में कंट्रोलिंग प्रोसेस करने का गोल क्या था कि आप एक्चुअल और प्लान को कंपेयर करो, उसमें कोई डिफरेंस है तो उसको पता करो, सुधार करो। इसीलिए क्या है, कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दूसरा, कंट्रोलिंग इज परवेसिव। देखो जितने भी मैनेजमेंट प्रोसेस है सब परवेसिव है। परवेसिव मतलब सब जगह जो पाया जाएगा। ठीक है, कंट्रोल टॉप लेवल में भी होता है, टॉप लेवल में बहुत सारे लोग हैं, वहाँ उनके साथ भी कंट्रोलिंग फंक्शन देखना पड़ता है, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मिडिल में उनके साथ भी देखना पड़ता है, वो काम करने के लिए सही से, और जो लोअर है उनका भी कंपेयर होगा। तो कंट्रोलिंग क्या है, परवेसिव है। कंट्रोलिंग क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। जब तक बिजनेस रहेगा, जब तक बिजनेस चलेगा, तब तक आपको कंट्रोलिंग फंक्शन करते रहना होगा। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हमको अपने गोल टारगेट को अचीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, देखिए जब भी कहीं पे हम कोई गोल टारगेट को बना के सेट करेंगे
तो आखिरकार वो गोल टारगेट लक्ष्य हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, ठीक है। और जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कार्य प्रगति कितना है, आप कितना अचीव कर पा रहे हो, आपके रिसोर्सेज क्षमताएं का आप पूर्ण उपयोग कर रहे हो या उनका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो कंट्रोलिंग हमको बेसिकली हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल टारगेट को अचीव करने में। दूसरा, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। देखो स्टैंडर्ड या जो हम प्लान बोले थे दोनों को एक ही चीज़ बुलाता है। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई कंपनी ने गोल जरूरत से ज़्यादा सेट कर ली, उसके पास उतनी अचीव करने की क्षमता ही नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तो कई बार ये भी तो हो सकता है कि आपके वर्कर्स 100% काम कर रहे हैं लेकिन आपने गोल टारगेट ही इतना कर लिया। जैसे तुम मान के चलो कि तुम एग्जाम आया, तुमने देखा नहीं यार मैं अब 12 घंटे पर डे पढ़ूंगा, कभी आपने इससे पहले 12 घंटे नहीं पढ़ा है, तो आप एक ही दिन में 12 घंटे पढ़ने नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। अगर आपने कुछ 12 घंटे का गोल टारगेट किया तो यू आर निश्चित आप फेल करोगे, क्योंकि आपकी इस कैपेसिटी उतनी नहीं है, ठीक है। तो कई बार ये होता है ना कि हम जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने लोगों के लिए, क्या वो स्टैंडर्ड जरूर से ज़्यादा तो नहीं होंगे, वो सफिशिएंट। देखो जब भी कोई प्लान सेट करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता, आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल, उसी हिसाब से आप क्या करते हो, अपने स्टैंडर्ड सेट करते हो। तो स्टैंडर्ड एक्यूरेट है कि नहीं है, इसके लिए भी कंट्रोलिंग फंक्शन है, कंट्रोलिंग फंक्शन से आप ये भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तीसरा, मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो कंट्रोलिंग हमको हेल्प करता है, हम हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इफिशिएंटली क्या करें, यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है, उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने में हमको ये हेल्प करता है, ठीक है। देखो लाइक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप्स इट ऑन द राइट ट्रैक, ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड, ठीक है। देखिए कंट्रोलिंग में क्या हो ना कि मैंने एक गोल टारगेट सेट कर दिया कि मशीन्स मेरे यहाँ 10 घंटे काम चलेंगे, वर्कर्स मेरे यहाँ 10 घंटे काम करेंगे। जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है, जब रेड है तो आपको रुकना है, जब येलो है तो आपको काम करना है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन से ये होता है ना कि आपको रिसोर्सेज, आपने क्या किया, हर चीज़ को काम करने का एक सिस्टमेटिक प्लान पहले डिफाइन कर दिया है, ठीक है, और लोग उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये हमको हेल्प करता है अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने में, ठीक है। चौथा, इंश्योर डिसिप्लिन। देखो जब कंट्रोलिंग फंक्शन होगा, जब आप ये चेक कर रहे हो कि आपके लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हर आदमी को आपने क्या किया है, एक प्री डिटरमाइंड गोल टारगेट अचीव करने के लिए दे दिया हुआ है, और कौन कितना काम कर पा रहा है, कौन पूरा अचीव कर पा रहा है, कौन कम कम पा रहा है। तो इससे क्या होता है, लोगों को पता होता है यार अगर हम कम काम करेंगे तो पता चल जाएगा, हमारे सीनियर्स को मैनेज पता चल जाएगा, तो हमारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा फिर। तो इससे क्या होता है ना, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में बना रहता है, ठीक है। पांचवा, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। देखो कंट्रोलिंग फंक्शन दूसरा उससे फ़ायदा क्या होता है, आप ये जान रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि फंक्शनल डिपार्टमेंट और डिविजनल डिपार्टमेंट, इस दो बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे फंक्शंस हो रहे हैं, सेल्स का फंक्शन हो रहा है, परचेज का फंक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन का फंक्शन हो रहा है, सेल्स मार्केटिंग का हो रहा है, ठीक है। अब होता क्या है ना कि ये सारे प्रोसेस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, अगर एक काम में अगर डिले हुआ तो उससे पूरा इंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करता है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन से क्या होता है ना कि ये लोग कोऑर्डिनेट होकर इजीली काम कर पाते हैं, क्योंकि अब ये काम कैसे करता है, आप ऐसे समझो परचेज डिपार्टमेंट है, उसे मैंने पहले ही बोल दिया हुआ है कि आप परचेज डिपार्टमेंट को हर परचेज का काम जो हमारा पहले से स्टॉक है उसके खत्म होने से 10 दिन पहले पूरा कर लेना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, उन्हें क्लियर कर बता दिया काम कैसे करना है, तो वो क्या कर रहा है, 10 दिन पहले सफिशिएंट मात्रा में रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करके रख ले रहा है, और वो किसको दे दे रहा है, प्रोडक्शन को। तो आपने देखा कि परचेज का काम टाइमली हो गया तो प्रोडक्शन का काम भी टाइमली हो जाएगा, तो फिर सेल्स का काम भी क्या हो जाएगा, टाइमली हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है, ठीक है। अब आता है आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस। देखो कंट्रोलिंग प्रोसेस बेसिकली ये 6 प्रोसेस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक एक करके हम डिटेल में सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सबको समरी देख लो। पहला होता है कि आप स्टैंडर्ड सेट करते हो, फिर परफॉर्मेंस को मेजर करना, फिर तीसरा कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस, फिर क्या है एनालाइजिंग डेविएशन, फिर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, और आखिरी है फीडबैक, ठीक है। एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो आता है हमारा वो है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड। देखो सबसे पहले आप बेसिकली क्या करते हो, स्टैंडर्ड सेट करते हो ना। पहले आप ये टारगेट सेट करते हो ना, जैसे एग्जाम आ रहा है तो आप टारगेट सेट करोगे, यार मुझे 90% चाहिए, 95% चाहिए, 80% चाहिए, और वही जो टारगेट आप सेट करते हो, जो आप स्टैंडर्ड अपने लिए सेट कर दिया, जो आपने प्लान सेट कर लिया, वही आपके लिए क्या होता है, एक पैरामीटर बन जाता है। और कल से आप एक्चुअल में वास्तविक में काम करोगे तो देखोगे अच्छा मैंने एक्चुअल इतना टारगेट सेट किया था और मेरा प्लान इतना था, मेरे को और करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है कि स्टैंडर्ड को सेट करना, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, ये लास्ट पैराग्राफ आप देखो कि स्टैंडर्ड जो भी सेट करो वो आप अपने क्षमताओं के हिसाब से,
आप किसको अचीव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये बात को जरूर में ध्यान देके आप स्टैंडर्ड सेट करो, ठीक है। हाउएवर स्टैंडर्ड सेट मस्ट बी अचीवेबल, ठीक है। हाई और वेरी हाई स्टैंडर्ड विच कैन नॉट बी अचीव्ड आर ऑफ नो यूज़, और उसमें सिर्फ समय बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा, रिसोर्सेज बर्बाद होंगे, आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा होता है कि जब आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, जब आपने प्लान सेट कर दिया, तो फिर आप क्या करोगे, अब परफॉर्मेंस को मेजर करो कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है ना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। परफॉर्मेंस को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव टर्म्स में, ठीक है। क्वांटिटेटिव टर्म में जैसे एक वर्कर है, वो काम तो बहुत जल्दी कर रहा है लेकिन काम में क्वालिटी उसकी नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये भी जो मैटर करता है, या काम भी करना है और विथ क्वालिटी भी करना है, तो ये दोनों पैरामीटर होते हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने का। तीसरा होता है, आपने क्या किया, आपने प्लान बना दिया, आपने एक्चुअल अब काम करना शुरू कर दिया, तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस स्टेप में बेसिकली एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया उनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हो, ठीक है। और कंपेयर करके आप क्या देखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो क्या कोई डेविएशन है यहाँ, आप क्या करो, आपका इंटेंशन होता है डेविएशन देखना, ठीक है। क्या बहुत बड़ा गैप है, अगर थोड़ा मोटा, अगर माइनर सा है तब तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि हर मैनेजर की जिम्मेदारी होती है यार उनके डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उसको सही से करो, ठीक है। तो देखो कई बार ऐसा होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते तो लोगों से छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब एक बात बताओ, क्या एक छोटी मोटी मिस्टेक्स के लिए पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स अटेंशन उस पर ध्यान देना जरूरी है? अगर आप पूरा ध्यान, अटेंशन, टाइम, एनर्जी, एफर्ट आप एक स्मॉल से स्मॉल, माइनर से माइनर चीज़ों पर लगा दोगे तो हो सकता है उस चक्कर में कोई मेजर चीज़ निकल जाए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि आप एक्सेप्शन, आप छोटी छोटी चीज़ों पर मत ध्यान दो, आप एक्सेप्शन पर ध्यान दो, आप मेजर चीज़ों पर ध्यान दो, ताकि जो हमारा समय है, जो रिसोर्स है, उसको हम सही, और जो चीज़ काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है उस पर हम खर्च करें, उसको पकड़ के उसको हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। इसका अगला टॉपिक आता है हमारा, वो है एनालाइजिंग डेविएशन। देखो डेविएशन, अगर मान के चलो कि जब आपने कंपेयर किया आपको कोई डेविएशन मिल गया, तो आप क्या करोगे, डेविएशन को एनालाइज करोगे। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, देखो, व्हेन डेविएशंस आर फाउंड देन द डेविएशन शुड बी एनालाइज्ड एंड द रीजन फॉर इट नीड्स टू बी फिगर आउट, कि डेविएशन हो क्यों गया, डेविएशन कहाँ से आया, क्या मैंने प्लान जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया तो बहुत ज़्यादा सेट कर दिया, अगर ऐसा है तो आप स्टैंडर्ड को क्या करोगे, रिवाइज करोगे, फिर से चेंज करोगे। अगर आपने देखा नहीं स्टैंडर्ड तो सही था, वर्कर्स ही काम नहीं कर रहे हैं, तो आप देखोगे काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनको कोई ट्रेनिंग डेवलपमेंट की जरूरत है, तो आप ट्रेनिंग दोगे। आप देखोगे कोई बिल्कुल इनएफिशिएंट है, वो उस काम को करने के लिए है ही नहीं, आप उसको निकाल कर नहीं लोगों को लगे। मशीन हो सकता है पुरानी हो गई, खराब हो गई, उसको मतलब रिपेयर करके नया करोगे, ठीक है। तो ये स्टेप है तुम्हारा इमेजिन डेविएशन। देखो मैं बोल ही रहा था, यहाँ टॉपिक आ ही गया, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है। देखो, इट मीन्स द मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग्स मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। ये कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी मैनेजर जो सब चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है, अगर आप सब चीज़ को कंट्रोल करोगे ना तो आप कुछ भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करो ना, ध्यान, अटेंशन सिर्फ एक्सेप्शनल चीज़ों पे लगाओ, स्मॉल और माइनर चीज़ों पे आप टाइम, अटेंशन अपना खर्च मत करो, ठीक है। द डेविएशंस विच आर बियॉन्ड दी स्पेसिफिक रेंज शुड ओनली बी हैव जस्ट। जैसे मैं देखा कि ठीक है, अगर हिसाब कर रहे हो 5-10 रुपये का, 100 रुपये तक का, तो मैं इग्नोर करूंगा, लेकिन अगर डिफरेंस 1000, 10,000, 20,000 ऐसा, तब तो आपको ध्यान देना पड़ेगा यार, ये तो बड़ा गैप हो गया। तो आप सिर्फ एक्सेप्शंस पे ध्यान दो अपना, ठीक है। ऐसे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन और अपना समय मैनेजर खुद ही बर्बाद करता है, ठीक है। पांचवा स्टेप है तुम्हारा टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। देखो जब डेविएशन आपको मिल गया, आपने डेविएशन को एनालाइज कर लिया, तो अब क्या करोगे, डेविएशन को सुधारने की जरूरत है ताकि दोबारा से वो गलतियां दोबारा नहीं हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, करेक्टिव मेजर लेते हो, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, द मैनेजर विल कम टू नो अबाउट द डेविएशन बिटवीन द प्लान एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस। देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू नो द रीजंस फॉर सच डेविएशन। अब आप क्या करोगे कि डेविएशन अराइज ही क्यों हुए, ठीक है। ठीक है, आप डेविएशन के रीजन पता करोगे ताकि ये डेविएशन दोबारा से फिर नहीं आ जाए, ठीक है। और लास्ट प्रोसेस होता है फीडबैक। देखो मैनेजर्स किस लेवल का पार्ट है, मिडिल लेवल का, उनके ऊपर भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है। अब ये क्या करते हैं,
The controlling function does not end by taking corrective action, as it is a continuous process. After suggesting the corrective measures, a feedback report is prepared. एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है, डिटेल में रिपोर्ट बनाता है कि देखो हम लोगों ने जब कंट्रोलिंग फंक्शन लिया अपने डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का, तो हमें ये कमियां देखने को मिली, ये कमी। अब भाई जवाब तो देना होगा ना कि ये गलती आई कहाँ से, ये प्रॉब्लम हुआ कैसे, ये लीक हुआ कैसे। ठीक है, जैसे मान के चलो कि अभी कुछ दिन पहले हमारे बिपिन रावत जी का सीडीएस चीफ का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो बताना पड़ा ना कि क्यों क्रैश हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गए थे, मौसम की चेंज की वजह से हो गया था। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब भी कुछ ऐसा मौसम चेंज होगा हम लोग कंप्लीटली अवॉइड करेंगे फ्लाइट करना। ठीक है, तो अब क्या करते हो ना कि कंट्रोलिंग फंक्शन में एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है, किसके लिए। आप जान ही रहे हो कि कंपनी के केस में टॉप लेवल मैनेजमेंट में लोग हैं, काफ़ी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको आपको बताना होगा, समझाना होता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, वो बताते हैं कि देखो ये कमियां आई थी, इसमें इस रीजन की कमी आई थी और हमने सुधारने के लिए ये स्टेप ले लिए हुए और ये कमी इंप्रूव हो चुका हुआ। तो ये बेसिक सारी बातें आप क्या करते हो, आप अपने से सीनियर लेवल डिपार्टमेंट को, मैनेजर्स को आप क्या करते हो, बताते हो। ठीक है।